सरिता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया था। मुंह से रह रहकर हिलकियां निकल रही थीं। पूरे बदन में कँपकँपी हो रही थी। मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। उसके हाथ बार बार अपने चेहरे पर जाते थे, जैसे वह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रही हो। बहुत कष्ट में लग रही थी सरिता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ऐसा कौन सा दुख है या बात है जो सरिता को मन ही मन कचोट रही है। वह अपना ये दुख किसी से कह क्यों नहीं रही है। आखिर उसका कष्ट क्या है। सरिता की बहू रमा उसके पैरों की ओर बैठी थी। उसने अपनी सास की भरपूर सेवा की थी और अब भी लगातार कर रही है। आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। सरिता खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती थी कि उसे रमा जैसी बहू मिली। सरिता की बेटी निशा उसका सिर लगातार सहलाए जा रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। मम्मा, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं मम्मा, उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। सरिता इसी बात से तो परेशान थी। वह भी जानती थी कि उसके पति दीपक नाम के ही दीपक नहीं हैं, बल्कि वास्तव में कुलदीपक हैं। कोई आदमी दीपक जैसा भी हो सकता है, ये सरिता ने केवल कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे वह दीपक को जानती गई, उसका प्रेम उसकी भक्ति में बदलता चला गया। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। वह अपनी जिंदगी के उन क्रूर क्षणों को कैसे भूल सकती है जब नियति के क्रूर हाथों ने उसका पहला प्यार, पहले पति गिरीश को शादी के महज 5 साल बाद ही छीन लिया था। कितना प्यार करते थे गिरीश उसे। उसे ये याद नहीं है कि कभी गिरीश ने उसका दिल दुखाया हो। न कभी शिकायत का मौका दिया और न कभी कोई शिकायत ही की। भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। वह अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुश थी। तब निशा 2 साल की थी। लगता है कि उसकी खुद की नज़र लग गई थी उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को। तभी तो एक दिन वह खबर आई जिसकी कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी थी। गिरीश मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और पीछे से एक ट्रॉले ने उन्हें कुचल दिया था। उस दुर्दिन को वह कैसे भूल सकती है भला। उस एक घटना से उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी और उसकी गोद आंसुओं से भर गई थी। वह निशा को अपनी बाहों में भरकर न जाने कब तक रोती रही। बेचारी 2 साल की छोटी सी बच्ची समझ ही नहीं पाई कि उसकी मम्मा रो क्यों रही है। मम्मा को रोते देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगी थी। साल भर बाद उसके ससुराल वाले और पीहर वाले दोनों ही परिवार के लोग उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे थे। मगर सरिता गिरीश की यादों की छांव में ही अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी। उसके मन मंदिर का देवता गिरीश था, जिसकी वह दिलोजान से पूजा करती थी। उसमें अब किसी और की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकती थी। वह ये बात भली भांति जानती थी और उसने इस बात को दोनों घर वालों को बता भी दिया था। मगर निशा के भविष्य का वास्ता देकर और जमाने की निष्ठुरता का हवाला देकर उसे शादी के लिए बाध्य किया जा रहा था। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार भी दीपक के घर वालों की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। दीपक सिविल इंजीनियर था और सार्वजनिक निर्माण विभाग में जेईएन था। हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी शादी रेखा से हुई थी। एक बेटा लोकेश था जो 3 साल का हो गया था। दीपक की पत्नी रेखा का शादी से पहले एक लड़के से चक्कर चल रहा था। लड़का थोड़ा उचक्का टाइप का था। रेखा जिद पर अड़ी रही कि वह उसी लड़के से शादी करेगी, मगर घरवाले उस बदमाश प्रवृत्ति के लड़के से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। दीपक उनका जाना पहचाना था और उसकी शालीनता और उसके मधुर व्यवहार के कारण वह पूरे परिवार को पसंद था। मगर रेखा को नहीं। रेखा को शरीफ आदमी पसंद नहीं थे, उच्चखल, उद्दंड, शैतान टाइप के आदमी पसंद थे।
रेखा के घर वालों ने उसकी शादी दीपक से कर दी। शादी के बाद भी रेखा अपने प्रेमी से मिलती रही। खुद रेखा को पता नहीं था कि लोकेश दीपक का है या उसके प्रेमी का। वह तो सपनों की दुनिया में ही रहना चाहती थी और अपने जीवन में फिल्मी स्टाइल का रोमांस चाहती थी। दीपक एक कुलीन लड़का था जो अपनी हदों को जानता था। अपनी ओर से दीपक ने रेखा को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था, मगर जिन्हें नाले में लोट लगाने में आनंद आता हो उन्हें गंगा जी में डुबकी लगाने में कैसे आनंद आएगा। एक दिन मालूम चला कि रेखा अपने 3 साल के बच्चे लोकेश को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। घर में रखे सब गहने और नकदी भी ले गई थी अपने साथ। दीपक के लिए यह आघात मौत से भी भयंकर था। वह समझ ही नहीं पाया कि उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। उसे ये भी याद नहीं आया कि कभी उन दोनों की लड़ाई हुई हो। यद्यपि 1-2 बार रेखा ने कहा भी था कि तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। इसके लिए रेखा ने प्रयास भी खूब किए थे कि वह लड़ाई करे तो इसी का बहाना बनाकर वह घर से भाग जाए। मगर दीपक पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि वह कभी नहीं लड़ा। यहाँ तक कि जब रेखा ने उसके मम्मी पापा से अलग होने की बात जानबूझकर की तब भी वह चुपचाप अलग हो गया था, मम्मी पापा की इच्छा के विपरीत। इससे रेखा बहुत अपसेट भी हुई थी, क्योंकि इससे उसका काम तो नहीं बना ना अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार वह खाने में जानबूझकर नमक कम या ज्यादा डाल देती थी जिससे दीपक कुछ कहे। मगर दीपक बिना शिकायत के खाना खा लेता था। रेखा को बड़ा अफसोस था कि दीपक उसे भागने का ना तो कोई बहाना दे रहा था और ना ही कोई मौका। इस पूरे समय में वह अपने प्रेमी से भी मिलती रही और फिजिकल भी होती रही। लोगों ने दीपक को ये बात बता भी दी थी। खुद रेखा ने किसी को कहते हुए सुन भी लिया था, मगर दीपक ने न कोई रिएक्शन दिया और न ही उससे कुछ कहा था। उस दिन वह कितनी निराश हुई थी। अब इससे ज्यादा गंदी बात तो और कुछ हो भी नहीं सकती थी। मगर दीपक फिर भी खामोश बना रहा था। अब तो भागने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। लोकेश 3 साल का हो गया था। दीपक की इच्छा थी कि एक बेटी पैदा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, मगर रेखा उसकी बात कैसे मान लेती। उसे चिढ़ाने के लिए वह अभी इसे टालना चाहती थी। हालांकि दीपक ने कोई जोर जबरदस्ती कभी की ही नहीं थी, मगर रेखा को ये बहाना जरूर मिल गया था भागने का। और वह एक दिन भाग निकली। दीपक की दुनिया उजड़ गई थी। जिसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, ऐसे आदमी का क्या हश्र होता है ये कोई दीपक से समझे। ऐसा आदमी एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। लोग उसे जगह जगह से कचोटते हैं, उसकी खाल उधेड़ लेते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दीपक भी एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था अपने बेटे लोकेश के लिए। जब दीपक के पास सरिता का प्रस्ताव आया था तो उसने अपने बेटे लोकेश के भविष्य को ध्यान में रखकर सरिता से मिलने का मन बनाया। किसी परिचित के घर दोनों की मुलाकात करवाई गई। सरिता को वह प्रथम मुलाकात अच्छी तरह याद है जब दीपक ने कहा था, सरिता जी, मैं यह विवाह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक पत्नी की नहीं, मेरे बेटे के लिए एक माँ की जरूरत है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ हूँ। आप इस बिंदु पर अच्छी तरह सोच समझकर ही अपनी राय प्रकट करना। मेरे घरवाले मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे जो उनका कर्तव्य भी है। सभी के घरवाले ऐसा करते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, मगर आप उस जाल में मत फंस जाना। सोचने के लिए पूरा वक्त लेना। हाँ, 2 बातों का मैं विश्वास अवश्य दिला सकता हूँ आपको। यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो एक बात तो ये कि मैं अपने पति होने का कभी हक नहीं जताऊंगा, और दूसरी बात ये कि मैं लोकेश और निशा में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। दोनों की परवरिश में कोई अंतर नहीं होगा।
अब फैसला आपको लेना है। सरिता जो अपने मन मंदिर में गिरीश की मूर्ति को लिए लिए घूम रही थी, दीपक की बातों से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उसी दिन ही हाँ कह दी थी। उसने दीपक की आंखों में सच्चाई, भोलापन, मासूमियत, ईमानदारी देख ली थी। उसे लगा कि निशा को अब एक पिता की छत्रछाया मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि दीपक पति होने का कभी हक भी नहीं जताएगा। ये बात उसके मन को छू गई थी। दोनों की शादी हो गई। दोनों बच्चों को अब मम्मी पापा मिल गए थे। सरिता शुरू में सहमी सहमी सी रहती थी और संकोच भी करती थी, लेकिन दीपक के निर्मल व्यवहार ने उसकी सारी शंकाएं निर्मूल कर दी थीं। धीरे धीरे सरिता के मन में दीपक के लिए प्यार उमड़ने लगा था। वह अपने दोनों बच्चों पर भरपूर ममत्व लुटा रही थी। दोनों बच्चे उसी के साथ सोते थे, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।